नमस्कार दोस्तों, आज 23 जनवरी है। आज के द हिंदू में हम क्या और क्यों पढ़ें, इसलिए कि हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज है, रिजिजू एंडोर्स फॉर्मर हाईकोर्ट जजे व्यू दैट टॉप कोर्ट हाईजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। किरण रिजिजू ने कहा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसे लेके जो स्वस्थ लोग हैं या जो लोग हैं वो यह समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईजेक कर लिया है। किसको हाईजेक कर लिया है? तो अपने अपॉइंटमेंट को खुद ही अपॉइंट करता है। मतलब अपने पद के लिए, जैसे मैं किसी हेडमास्टर बनने वाला हूं तो मैं खुद ही हेडमास्टर का चुनाव करूं और खुद ही हेडमास्टर बन जाऊं, इसी पे बात की गई है। सीधी सी बात है, कॉलेजियम सिस्टम पे फिर से इन्होंने कहा है कि ये जो मामला है वो गड़बड़ है। तो आप फिर से एक बार कॉलेजियम सिस्टम देखिए, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र, है ना, या संसद, दोनों में जब टकराव होता है तो किसकी वरीयता सिद्ध की जाएगी, इस पे आपको देखना है। इसके बाद एक जो न्यूज है, एक्जिम डेटा। एक्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा, रिवाइज्ड ट्रेड डेफिसिट नैरोज बाय $10 बिलियन। कितना हो गया है? $10 बिलियन, है ना। तो ये जो $10 बिलियन मतलब India's foreign trade data in the first 8 months have been significantly revised. The import bill is scaled up or down by at least $2 billion in each of those month comparison to, मतलब कम हुआ है। तो ये बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि हमारे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। जैसे किसी कुछ खास देशों के साथ हम जिक्र करें तो हमने अभी देखा था कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ। अकेला $100 बिलियन जो है वो चीन के साथ है। तो ठीक है, $10 बिलियन कम हुआ है या मतलब दबाव हुआ है, लेकिन ये हमें देखना है कि जो ट्रेड डेफिसिट है कुछ देशों के साथ वो बढ़ता जा रहा है, तो उसे कैसे कम किया जाए। क्योंकि आप एक चीज देखो, यदि आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो हम लोग 3 सेक्टर की बात करते हैं, प्राइमरी, है ना, सेकेंडरी और थर्ड। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में उत्पादन वाला, सेकेंडरी में जो निर्माण विनिर्माण वो वाला, और थर्ड में, तृतीयक में वो सेवा क्षेत्र, है ना। तो यह क्षेत्र हमारे पास अभी बहुत स्टेब्लिश्ड नहीं है। तो इस क्षेत्र में जब हम स्टेबल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर से हम टेक्नोलॉजी या एफडीआई इनका मतलब एक तरीके से निवेश करवाते हैं, जिसके कारण से हमारे आयात, मतलब जो आयात है उसमें हम पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे क्या होता है, व्यापार घाटा हमारा बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा, एक बार कुछ आंकड़े हैं उसे देख लीजिएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज है ना, चेंजिंग पॉलिटिक्स, इनकम्पेटेबल गवर्नर, है ना। आपने देखा होगा कि हाल के वर्षों में कई राज्य हैं जिनमें गवर्नर को लेके खींचतान चली है ना। कई राज्य हैं, तो इन राज्यों में जैसे आपने देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, सच पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली, है ना, एंड ए फ्यू अदर्स अर्लियर 3 इशू स्टैंड अदर। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? तो यहाँ पे आपको देखना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, गवर्नर, गवर्नर देखना है। गवर्नर के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, कैसे नियुक्ति होती है, गवर्नर के अभी तक क्या चैलेंज रहे हैं, यहाँ से आपको देखना है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन से देखना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, होगा तो उससे आपको जाके देखना है कि कौन से अधिकार हैं, किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है, कौन सी उन्मुक्तियां हैं, क्या क्या कर सकता है, वो आपको देखना है। साथ ही साथ राज्यों के साथ टकराहट किस तरीके से कम की जा सकती है, कैसे राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहा जाता है, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है ए रिमाइंडर ऑफ द फ्लॉज इन इंडिया अर्बनाइजेशन पॉलिसीज।
अर्बनाइजेशन पॉलिसी। जब अर्बनाइजेशन पॉलिसी की बात आती है तो मुझे खासकर एक स्कीम आ जाती है, इसे पूरा कहते हैं, है ना। ये एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत ही शानदार, मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही एक बहुत ही शानदार चीज़ थी। प्रोवाइड अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, है ना। तो ये कहा गया था कि जो अर्बन एम्यूनिटी या जो लोग शहर की ओर भागते हैं, है ना, जो शहर की ओर भागते हैं वो क्यों भागते हैं? कुछ सुविधाओं के कारण। किन सुविधाओं के कारण? तो एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, रोजगार हो सकता है ना। इनके कारण वो शहरों की ओर भागते हैं। यदि उन्हें गांव में भी उसी प्रकार का एजुकेशन, उसी प्रकार का हेल्थ, उसी प्रकार की रोजगार की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो भारत में जो प्रवसन है या प्रवास जो करते हैं वो रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। और इसी पे मुझे याद आई, खैर यहाँ पे मामला अलग है। ये रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक रिलीज इन नवंबर लास्ट ईयर ऑफ फाइनेंशियल इंडिया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड फोकसेस। यहाँ पे दिया गया कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या नीड है और किस प्रकार से हम उसको और सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो स्कीम है पूरा, इसको आप जाके पढ़िएगा। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा जो मसला है जो जिस पे डीपीएसपी पूरा टिका हुआ है वो है ग्राम स्वराज्य, है ना। ग्राम स्वराज्य किसका वो था सपना? गांधी जी का, है ना। गांधी जी का सपना था। तो गांधी जी और एपीजे अब्दुल कलाम दोनों का ये था कि गांव को इतना सशक्त बना दिया जाए कि लोगों का प्रवसन जो है शहरों की ओर ना हो। खैर अब प्रवसन तो हुआ ही है, साथ ही आपको देखना है कि क्या कमियां रह गई हैं और क्या क्या किया जाना चाहिए, ये चीजें आप यहाँ से देख सकती हैं। उसके बाद है इट्स टाइम फॉर इंडियाज यूनिवर्सिटी टू ज्वाइन द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यूजीसी ने कुछ विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं उनको अपने ब्रांच खोलने की या इस तरीके की सुविधाएं दी थी या कुछ शर्तों के साथ। और साथ ही साथ G20 की लीडरशिप है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करी जा रही है। तो इसी पे बात की गई है कि किस प्रकार से विश्व के जो विश्वविद्यालय हैं उनको भारत जो है वो जोड़ सकता है या जुड़ सकता है उनसे, है ना, टू ज्वाइन द वर्ल्ड, है ना, विश्व में कैसे जोड़ सकता है, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है अ लेसन फ्रॉम चाइना ऑन गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर राइट्स, है ना। एक लेसन जैसे क्या है कि भारत और चीन सामान्यतः एक तरीके से देखिए दोनों विकासशील देश हैं, दोनों की जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो लगभग सेम है ना, और दोनों में समान समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गिग वर्कर एक तरीके से वह वर्कर है जिनका भविष्य कोई निश्चित नहीं होता, या ऐसे आप गिग वर्कर को समझिए वे वर्कर या वे कामगार जो कोई अस्थायी कार्य नहीं करते हैं, वो जुड़े तो जरूर होते हैं किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट से, पर उनके अस्थायी पेंशन की सुविधा या अस्थायी सुविधाओं का उनके पास अभाव होता है, वो कभी भी वो निकाले जा सकते हैं। तो क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं इसके बारे में बात की गई है। जैसे आप गिग वर्कर के रूप में जोमेटो, स्विगी या ब्लिंकिट या जेप्टो या कुछ जो फूड डिलीवरी उबर ओला वाले हैं, इस तरीके के लोगों को गिग वर्कर के रूप में रख सकते हैं। और हमें क्या सीखना चाहिए उनसे, इसके बारे में बात की गई है। जैसे स्विगी एंड टैक्सी एग्रीगेटर ऐप सच एज ओला एंड उबर, है ना, तो किस तरीके की सीख चाहिए और किस प्रकार हमें यह देखना चाहिए। इनविजिबल टू फ्रंट लाइन, है ना, ये दिखते तो नहीं है कि ये किसी संगठित क्षेत्र में है या इनका रजिस्ट्रेशन है, कुछ तो है नहीं, लेकिन है तो क्या फ्रंट लाइन वर्कर ही है एक तरीके से। आप रात को जाते हैं कहीं तो ओला या उबर करते हैं, या आपको रात को खाना मंगाना आता है तो स्विगी से या जोमेटो से इस प्रकार से खाना मंगा, तो इसी प्रकार की बातें आप
देख सकते हैं, और हमें क्या सीखना चाहिए चीन से, इसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद जो अगली न्यूज है, इकोनॉमी एट रिस्क फ्रॉम मूव टू क्लीन एनर्जी, है ना। A study says 60% of lending on the mining sector it is for oil and gas extraction, while 1/5 of manufacturing sector debt to petroleum refining, है ना। यहाँ पे जैसे एक चीज़ समझिए कि यदि हम क्लीन एनर्जी की तरफ मुड़ते हैं तो हमारे जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे पे आ सकता है। इसी के बारे में बात की गई। जैसे अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, या अभी हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम ग्रीन एनर्जी से सब कुछ चला सकें। उसी पे कहा गया है कि जो माइनिंग सेक्टर है, ऑयल और वो कोल, है ना, कितना यूज किया जा रहा है, और क्योंकि जैसे ये समझिए कि आप बिना, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे थे, सोलर पैनल, लेकिन फिर देखा होगा कि बीच में अपने कोयला का उत्पादन या कोयले से चलने वाले प्लांटों के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ा दिया गया, और कोयले पर निर्भरता जो है कम करने से मना कर दिया गया, क्योंकि जो हमारी नीड है, एनर्जी की नीड है, उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी पे बात की गई है, आप इसे पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो एक अगली न्यूज है, गनमैन किल्स 10 ड्यूरिंग लूनार न्यू ईयर, है ना। लूनार न्यू ईयर जो मनाया जा रहा है, चाइनीज लूनार न्यू ईयर है, और उसी पे वहीं पे एक तरीके से एक व्यक्ति ने जो है वो गोली चला दी और 10 लोगों को मार दिया, है ना। और वो चलाता रहा मशीन गन। तो इस पे एक बार फिर से बहस छिड़ रही है कि क्या गन कल्चर है वो अमेरिका की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, या गन कल्चर को समाप्त कर देना चाहिए। इस पर मामला बन सकता है और इस पर बहस छिड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको एक लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि जो गवर्नर की बात करी थी हमने, तो गवर्नर के क्या अधिकार हैं, है ना, क्या दायित्व हैं, और किस प्रकार से वह केंद्र का एजेंट है। यदि इस पे एक टिप्पणी लिख सकें तो आप लिख के जरूर भेजें। धन्यवाद।